हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्रव्य का मापन। इसमें आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने जो है एक लेक्चर कंप्लीट स्टडी कर लिया है और उसका अपलोड भी कर लिया है, तो आई होप आपने वो ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव विचार या कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु का आकार, द्रव्यमान और संयोजकता, यानी कि साइज, मास एंड वैलेंसी। तो परमाणु का या थोड़ा याद कीजिए, मैं यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु की आंतरिक संरचना होती है, यह कौन से प्रयोग द्वारा पता चला था, कब पता चला था, किसने पता किया था। तो इस प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, परमाणु की आंतरिक संरचना जो है, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, इन आवेशों से उनके द्रव्यमान के अनुपात के बारे में जो है सबसे पहले जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने पता किया था। और ये बात उन्होंने कब पता की थी? सन 1897 में पता की थी। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा कि जे थॉमसन ने सबसे पहले जो है प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश से उसके द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के अनुपात के बारे में पता किया था। और यहाँ पर आगे देखिए, परमाणु, अगला प्रश्न है कि परमाणु के दो भाग कौन कौन से हैं, वे किससे बने होते हैं। तो परमाणु के देखिए, मैंने अभी बनाया था, ये समझ लीजिए एक परमाणु है। तो परमाणु के दो भाग होते हैं, जिसके मध्य में, केंद्र भाग में धन आवेशित होते हैं, नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर जो है चारों तरफ ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमने वाला ऋण आवेशित, इसका मूलभूत कण होता है। और नाभिक में जो धन आवेशित होते हैं ये प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का प्लस या माइनस कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन मूलभूत कण होते हैं और प्रोटॉन के 3 जो है क्वार्क का बना होता है। इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है परमाणु के भाग के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं कि हमने पिछली कक्षा में देखा है कि परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, अभी जो मैंने आपको बताया है। और नाभिक के बाहर भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित मूलकण होते हैं। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन, ये मूलकण होते हैं। परमाणु का आयतन उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और वाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। देखिए, अगर ये परमाणु है, इसके केंद्र से इसकी वाह्यतम कक्षा में जो सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, इससे इसकी दूरी कितनी होती है, इस त्रिज्या, इसे आर बोलते हैं, इसकी परमाणु की त्रिज्या बोलते हैं। और इसी त्रिज्या से जो है मतलब कि स्वतंत्र कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक में जो, नाभिक से और वाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी से ही परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं, और इस तरीके से परमाणु के बारे में पता कर सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में नापी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि परमाणु का अंदाजन आयतन जो है, जब मीटर में हो 10⁻³ अरे सॉरी 10⁻−10 ये हाइड्रोजन परमाणु होता है। 10⁻⁹ पानी का अणु है, ये परमाणु नहीं है। और 10⁻⁸ हीमोग्लोबिन का अणु है। तो 1/10⁹ होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁹ नैनोमीटर। तो इस तरीके से परमाणु के बारे में यहाँ पर देखिए, आपको इरिडियम के परमाणु का प्रतिबिंब ये चित्र दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया होगा। तो ये इस तरीके से कितना कलरफुल वॉलपेपर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक परमाणु है और इस परमाणु के कक्षाएं हैं। कक्षाओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसी संरचना कक्षाएं दिख रही हैं राउंड राउंड, और उसमें गति करते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे कुछ दिख रहे हैं। तो ये उसका प्रतिबिंब हो गया। आगे देखिए, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटे होते हैं। सूक्ष्मदर्शी फील्ड, आयतन, सूक्ष्मदर्शी स्कैनिंग, टनलिंग, सूक्ष्मदर्शी जैसे अत्याधुनिक साधनों से परमाणु का आवर्धित प्रतिबिंब देखने की क्षमता होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इससे हम परमाणु के बारे में जो वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं, तो इन सभी यंत्रों का उपयोग करके
परमाणु के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, परमाणु का आयतन जो होता है उसकी वॉल्यूम कितना है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। कक्षा में जितनी अधिक जो है परमाणु कक्षा में जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे या कक्षा की संख्या जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो कक्षाओं की संख्या अधिक होगी, तो कक्षा की संख्या अधिक होगी तो उसका आकार भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे सोडियम का परमाणु पोटेशियम के परमाणु से बड़ा होता है। यदि दो परमाणुओं में से वाह्यतम कक्षा समान है तो जिस परमाणु के वाह्यतम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आकार जिस परमाणु की कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में छोटा होगा। जैसे सोडियम के परमाणु की अपेक्षा मैग्नीशियम का परमाणु छोटा होता है। क्यों? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 13, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो आकार उसका छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ एक्शन, एटम। तो परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है, मतलब उसके सेंटर पॉइंट में, मैंने बताया ना कक्षा होती है, उसके केंद्र में नाभिक होता है। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान इसके नाभिक में ही होता है जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। यही नाभिक में पी और एन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है वही परमाणु का द्रव्यमानांक मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है, उसी को कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से अगर देखा जाए तो नाभिक के मूल कण कहलाते हैं, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं, इसीलिए इसको नाभिक के मूल कण न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो है ये तो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल साइज होता है इसका, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और उनका द्रव्यमान हम कैसे निश्चित करें ये वैज्ञानिकों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो 19वीं सदी में वैज्ञानिकों को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना असंभव होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक परमाणु की आवश्यकता हुई। मतलब कि हम परमाणु नाप नहीं सकते लेकिन हम सापेक्ष मतलब जो सबसे छोटा है उसकी तुलना कर सकते हैं किसी दूसरे से, तो उसी को कहते हैं कि परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान। तो इससे कंपैरिजन करके तुलना करके अब सबसे छोटा है बड़ा है मतलब किसी एक का अनुमान लगा के, जैसे हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होने के कारण सबसे पहले हाइड्रोजन के ही जो है संदर्भ में परमाणुओं के रूप में चयन किया गया था, और जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। किसके नाभिक में? हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसलिए जो है ऐसे हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान एक स्वीकार किया गया। अब इस कारण जो है सापेक्ष परमाणु क्रमांक का मान परमाणु द्रव्यमांक एक जितना बराबर होता है। मतलब कि किसी भी की तुलना, जैसे हाइड्रोजन के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक माना, तो माने पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा यह कैसे निश्चित करें। ये हो गई वैज्ञानिकों के सामने की प्रॉब्लम। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 14 गुना होता है। मतलब हाइड्रोजन का एक होता है तो उन्होंने नाइट्रोजन का देखा कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से 14 गुना बड़ा होता है, इसलिए नाइट्रोजन का सापेक्ष जो द्रव्यमान हो गया वो 14 मान लिया गया। इस अनुसार अलग अलग तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है डिसाइड किए गए, निश्चित किए गए। इस मानक जो श्रेणी है मतलब ये जो नापने का तरीका था ये अनेक तत्वों के लिए सही नहीं था, मतलब सभी तत्वों के लिए अपूर्ण माना गया। पूरा जो है ये द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है ये सभी तत्वों पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस कारण जो है समय के अनुसार जब समय आगे आया तो कुछ परमाणुओं का जो है संदर्भ में द्रव्यमान का जो चयन किया गया, अंत में सन 1961 में कार्बन परमाणु के संदर्भ में जो है जैसे हाइड्रोजन के सापेक्ष किया जाता था, अब वहाँ पे कार्बन के एक परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान को 12 स्वीकार किया गया। मतलब अब जो हाइड्रोजन के सापेक्ष होता था अब कार्बन के सापेक्ष होने लगा। तो कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन से 12 गुना कम होता है, मतलब 12 गुणे 1/12, तो ये 12 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1 होता है। तो परमाणुओं के जो सापेक्ष द्रव्यमानों के आधार पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 1 होता है। जैसे कुछ तत्वों के सापेक्ष यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान यहाँ दिए गए हैं और कुछ का है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो ऑक्सीजन का कितना होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जब हाइड्रोजन का 1 है तो इसका किसका? ऑक्सीजन का 16 होता है।
इसके बाद यहाँ पे इसी तरह हीलियम का 4 है, फ्लोरीन का 19 है, लिथियम का 7 है, नियान का 20 है, 20 है, बेरिलियम का 9 है, सोडियम का कितना होगा? अब सोडियम का क्या होता है? 23 होता है, 23। इसी तरह से आगे दिया हुआ है, यहाँ एल्युमिनियम नहीं दिया है तो एल्युमिनियम का 27 होता है। इसके बाद है फॉस्फोरस का नहीं दिया हुआ है तो फॉस्फोरस का 31 होता है। ऑर्गन का कितना होता है? ऑर्गन का 40 होता है। पोटेशियम का 39 होता है। कैल्शियम का भी 40 होता है, 40 होता है। तो इस तरीके से जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान काल में परमाणु के द्रव्यमान का प्रत्यक्ष रूप से मापन करने की जो है अचूक पद्धतियां विकसित हो गई। मतलब आज के समय में हम किसी के सापेक्ष नहीं, एग्जैक्ट जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना है वो नाप सकते हैं, ऐसी पद्धति आ चुकी है। तो इस कारण परमाणु के द्रव्यमान सापेक्ष के स्थान पर एकीकृत द्रव्यमान मतलब यूनिफाइड मास, मतलब कि इस इकाई को स्वीकार किया गया। मतलब पहले जैसा होता था कि कार्बन के सापेक्ष इसका सोडियम का द्रव्यमान कितना है या किसी तत्व का, लेकिन अब क्या है कि यूनिफाइड मास मतलब एकीकृत उसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इस इकाई को डाल्टन कहा जाता है। इसके लिए जो यू प्रतीक का, इसको स्मॉल यू जो होते इसको बोलते हैं माइक्रोन, न्यू बोलते हैं, सॉरी, न्यू प्रतीक का उपयोग किया जाता है। एक न्यू बराबर 1.66053904 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। ये बहुत ही छोटा मान है, लेकिन इतना इसका मान होता है क्योंकि परमाणु ही इतने छोटे होते हैं। तो इस तरीके से हम तत्वों की जो है परमाणु के आकार के बारे में, उसके मास के बारे में और उसकी संरचना कैसी होती है और उसको खोजा किसने था इस बारे में पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।